वजारत दिफा के अंडर सेक्रेटरी बिलाल नकवी अपनी सरकारी रहाइशगाह में बने हुए दफ्तर नुमा कमरे में बैठे हुए थे। उनके सामने मेज पर 10-12 मोटी फाइलें मौजूद थी और वो उन फाइलों पर काम कर रहे थे। अंडर सेक्रेटरी बिलाल नकवी की आदत थी कि वो दफ्तर से फाइलें घर ले आते और रात गए तक काम करते रहते थे। उनके पास दिफाई सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों और दिफाई तहकीकात करने वाली लेबॉर्ट्रियों का चार्ज था, इसलिए उन पर काम का खासा हुजे था। लेकिन ये ओहदा उन्होंने बेपनाह सलाहियत की वजह से हासिल किया था, वरना उनका ताल्लुक एक गरीब घराने से था और उन्होंने गुर्बत के आलम में बेपनाह मेहनत करके आला तालीम हासिल की और फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट में उन्होंने बतौर सेक्शन ऑफिसर मुलाजमत शुरू कर दी। और अब भी गो उन्हें मुलाजमत में आए कुछ ज्यादा अरसा ना गुजरा था। इसके बावजूद तरक्की करते हुए वजारत दिफा के अंडर सेक्रेटरी हो गए थे। चूंकि उन्होंने साइंस की आला तालीम हासिल की थी, इसलिए शुरू ही से उनके पास दिफाई सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां और दिफाई तहकीकात करने वाली लेबॉर्ट्रियों का चार्ज भी रहा था। और चूंकि शुरू से ही उन्हें मेहनत करने की आदत थी, इसलिए अंडर सेक्रेटरी बन जाने के बावजूद उनकी यही आदत कायम थी और यही वजह थी कि पूरे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में उनकी बेहद कदर की जाती थी। वैसे भी वो बेहद मिलनसार और बाअखलाक आदमी थे और उनकी हत्ता अलवसा यही कोशिश होती थी कि चपलासी से लेकर सदर ममलकत तक उनसे कोई नाराज ना हो जाए। उनके 4 बच्चे थे और चारों स्कूल में पढ़ते थे। गुज़िश्ता कई दिनों से उनकी बेगम बच्चों समेत अपने किसी अजीज की शादी में गई हुई थी, इसलिए वो कोठी में मुलाजमों के साथ अकेले रहते थे। वो पूरी तरह फाइलों में गर्क थे कि कमरे का दरवाजा खुला और उनका मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। ओ क्या बात है अर्शा? अंडर सेक्रेटरी बिलाल नकवी ने चौंक कर मुलाजिम की तरफ देखते हुए पूछा। ये साहिब मिलने आए हैं। मुलाजिम ने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट मुअद्दबाना अंदाज में आगे बढ़ाते हुए कहा। प्लेट पर एक खूबसूरत कार्ड रखा हुआ था। इस वक्त मिलने आए हैं, बिलाल नकवी साहिब ने चौंक कर कहा और फिर कार्ड उठाकर देखने लगे। डॉक्टर ट्रूमैन वेस्टर्न कारमेन। बिलाल नकवी साहिब ने कार्ड पर लिखी हुई तहरीर पढ़ते हुए कहा। डॉक्टर ट्रूमैन के नाम के नीचे साइंस की आला डिग्रियों की एक तवील कतार मौजूद थी। ठीक है, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं ये फाइल देख कर आ रहा हूँ, उनकी खातिर तवाज़ो करो, बिलाल नकवी साहिब ने कार्ड मेज पर रखते हुए कहा और मुलाजिम सर झुका कर वापस चला गया। डॉक्टर ट्रूमैन, पहले तो कभी उनका नाम नहीं सुना, लेकिन डिग्रियों से पता चलता है कि इंतहाई तालीम याफ्ता साहिब हैं। ठीक है, हिलाल नकवी साहब ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और दोबारा फाइल पर झक गया। लेकिन न जाने क्यों उन्हें अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लग गया था। उन्होंने फाइल बंद की और फिर उठकर दफ्तर के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दरवाजे को बाहर से खोल करके उन्होंने चाबी जेब में डाली और फिर तेज तेज कदम उठाए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते चले गए। चूंकि फाइलें इंतहाई खुफिया होती थी, इसलिए बिलाल नकवी साहिब इस कमरे की चाबी हमेशा अपने पास रखते थे। उनके जिस्म पर नाइट गॉन था और गो किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मिलने के लिए ये लिबास दुरुस्त ना था। लेकिन बिलाल नकवी की ये आदत थी कि घर आते ही वो नाइट सूट पहनकर इस पर नाइट गॉन पहन लेते और फिर जब तक दफ्तर का वक्त ना हो जाता वो यही लिबास पहने रखते, क्योंकि इस तरह इसे फितरी तौर पर आज़ादी और राहत का एहसास होता था और घर आने वालों को वो हमेशा इसी लिबास में मिलते थे। चाबी भी नाइट गॉन की जेब में थी, क्योंकि नाइट सूट में तो जेब नाम की कोई चीज ही ना होती थी। ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुए तो सामने सोफे पर बैठा हुआ एक लंबा तड़ंगा गट्ठे हुए जिस्म का गैर मुल्की, जिसने गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था, उठ खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर नजर का नफीस चश्मा था और हाथ में तुर्की सिगार था। गो बज़ाहिर वो खासा वजीहा और ज़हीन आदमी लग रहा था, लेकिन जितनी डिग्रियां इसके कार पर लिखी हुई थीं, कम अज कम वो किसी भी लिहाज से इतना तालीम याफ्ता महसूस न हो रहा था। ड्राइंग रूम में दाखिल होने से कबल बिलाल नकवी साहिब का यही ख्याल था कि डॉक्टर ट्रूमैन कोई बूढ़ा आदमी होगा, क्योंकि इतनी तालीम हासिल करते करते आदमी लाजम ना बूढ़ा हो जाता है। लेकिन ट्रूमैन तो भरपूर जवान आदमी था। हेलो डॉक्टर ट्रूमैन, मुझे बिलाल नकवी कहते हैं। बिलाल नकवी ने अंदर दाखिल होते ही मुस्कुरा कर मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। आपने मेरा कार तो देख लिया होगा, इस वक्त जहमत देने पर माजरत खा हूँ, लेकिन मसला ऐसा था कि मजबूरी थी। डॉक्टर ट्रूमैन ने मुस्कुरा कर मुसाफहा करते हुए कहा और बिलाल नकवी के सारे हाथ में मुसाफहे के वक्त दर्द की तेज लहर सी दौड़ गई। हालांकि डॉक्टर ट्रूमैन ने बड़े सरसरी से अंदाज में मुसाफहा किया था, लेकिन बिलाल नकवी को इस सरसरी मुसाफहे से ही मालूम हो गया था कि डॉक्टर ट्रूमैन के जिस्म में एक नहीं बल्कि 50 गेंदों जैसी कुव्वत दरी हुई है। कोई बात नहीं, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, बिलाल नकवी साहिब ने खुश्क लहजे में कहा और डॉक्टर ट्रूमैन को बैठने का इशारा करते हुए सामने वाले सोफे पर बैठ गए। उनका हाथ अभी तक दर्द कर रहा था, लेकिन अखलाक से मजबूर होकर बर्दाश्त किए हुए थे।
अब वज़ारत दिफा में अंडर सेक्रेटरी हैं और आपके पास पाकिस्तान में दिफाई सामान बनाने वाली तमाम फैक्ट्रियों और दिफाई साइंसी तहकीकात करने वाली तमाम लेबॉरेटरियों का चार्ज है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? डॉक्टर ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अब बड़े इत्मीनान से सामने वाले सोफे पर बैठ चुका था। अगर मैं कहूँ कि आपकी इत्तला दुरुस्त है तो फिर? बिलाल नकवी का लहजा पहले से ज्यादा खुश्क हो गया था। तो फिर अब बरा करम मुझे ये बता दे कि जीरोगिन अब कब शोग्रान के हवाले कर रहे हैं और इसके लिए क्या लायहा अमल तय हुआ है? डॉक्टर ट्रूमैन ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। जीरोगिन? कैसी जीरोगिन और कौन हो तुम? बिलाल नकवी हैरत की शिद्दत से उछल कर खड़े हो गए। इत्मीनान से बैठ जाओ अंदर सेक्रेटरी। तुम्हारे सब मुलाजिम बेहोश पड़े हैं, इसलिए कोई तुम्हारी काल पर नहीं आएगा। जो मुलाजिम तुम्हें इत्तला देने गया था वो भी बेहोश हो चुका है और वो तुमने इजहार तो नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम है कि बावजूद ना दबाने के तुम्हारे इस हाथ में जिससे तुमने मुसाफहा किया था दर्द की लहरें अभी मौजूद होंगी। इससे तुम मेरी ताकत का अंदाजा कर सकते हो। वैसे मेरी जेब में रिवाल्वर भी मौजूद है, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता, सिर्फ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। डॉक्टर ट्रूमैन ने यकलख्त इंतहाई खुश्क लहजे में कहा, लेकिन वो इसी तरह इत्मीनान से सोफे पर बैठा हुआ था। शट अप! तुम मेरी ही रहाइशगाह पर आकर मुझे धमकी दे रहे हो। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, बिलाल नकवी ने दुरुस्त लहजे में कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़े। उनका साबका शायद आज से पहले कभी इस किस्म के मुजरिम से ना पड़ा था, इसलिए उन्हें इस सिलसिले में कोई अंदाजा ही ना था। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचते, अचानक चीखते हुए उछल कर वापस एक सोफे पर जा गिरे। इसे अकब से गर्दन से पकड़कर उछाल दिया गया था। तो तुम मुझे सख्ती पर मजबूर कर रहे हो अंदर सेक्रेटरी? डॉक्टर ट्रूमैन ने गुर्राते हुए कहा। अब इसके हाथ में एक खौफनाक रिवाल्वर नजर आ रहा था, जिसकी नाल सोफे पर पड़े कराहते हुए बिलाल नकवी की तरफ उठी हुई थी। डॉक्टर ट्रूमैन के चेहरे पर बेपनाह करख्तगी उभर आई थी। इसके जिस्म के अंदर वाकई बेपनाह ताकत थी, क्योंकि इसने बिलाल नकवी को इस तरह उठाकर सोफे पर पटक दिया था जैसे बिलाल नकवी इंसान की बजाय टेबल टेनिस की हल्की फुल्की गेंद हो। तब तुम कौन हो? बिलाल नकवी के चेहरे पर अब शदीद खौफ और वहशत के आसार नुमाया हो गए थे। मेरे सवाल का जवाब दो और सुनो, मैं फी अलहाल तुम्हें जिंदा छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बताई हुई बात का एक लफ्ज भी गलत निकला तो फिर तुम जानते हो तुम्हारा क्या हश्र होगा। तुम्हारे चारों बच्चों के जिस्मों के टुकड़े तुम्हारी आंखों के सामने किए जाएंगे, तुम्हारी बीवी की इज्जत तुम्हारी निगाहों के सामने रौंदी जाएगी और आखिर में तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दी जाएगी और तुम बाकी उम्र मफलूज पड़े और सिसक कर मौत के इंतजार में गुजारोगे। मुझे मालूम है कि तुम्हारी बीवी और 4 बच्चे अपने किसी अजीज की शादी में गए हुए हैं और वो कल आ जाएंगे, और अगर तुम ये सोचो कि उन्हें रोक दिया जाएगा तब भी हमारे लंबे हाथ उन तक पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो फिर मैं ये सब कुछ हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। तुम्हारे मुलाजिम होश में आ जाएंगे और किसी को मालूम ना हो सकेगा कि मैंने तुमसे क्या पूछा और तुमने क्या जवाब दिया। इसके बाद तुम चाहो तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर मेरा हुलिया बता सकते हो, चाहे मुझे डाकू बनाओ, लुटेरा कहो, आचूर कहो, जो तुम्हारा दिल चाहिए कहो। मेरी सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लंबी तकरीर भी मैंने इसलिए की है कि मैं जानता हूँ कि तुम सीधे सादे और मेहनती टाइप आदमी हो और गुर्बत के आलम में यहाँ तक पहुँचे हो और मुझे ऐसे आदमी पसंद हैं, वरना मैं तो एक लम्हे में तुम्हारे हल्क से उगलवा सकता हूँ, लेकिन फिर तुम अपने बच्चों को देखने के लिए जिंदा ना रह सकोगे। बोलो क्या चाहते हो? डॉक्टर ट्रूमैन ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा और बिलाल नकवी का पूरा जिस्म खौफ से बुरी तरह लरजने लगा। उन्हें इस आदमी की ताकत का अंदाजा हो चुका था और इसका लहजा बता रहा था कि वो जो कुछ कह रहा है इस पर अमल करने की हिम्मत भी रखता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि बताने में मेरा कोई हर्ज नहीं है। आगे तुम्हारा अपना काम है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। बिलाल नकवी ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया और डॉक्टर ट्रूमैन इसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? सुनो, अगर तुम्हारा जवाब ये है कि जीरोगिन शोग्रान के हवाले की जा चुकी है तो ये गलत है। मैं इस सिलसिले में तहकीकात कर चुका हूँ, डॉक्टर ट्रूमैन ने तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा। कैसी तहकीकात? ये तो टॉप सीक्रेट है, हिलाल नकवी ने हैरत गरे लहजे में कहा और डॉक्टर ट्रूमैन हंस पड़ा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं नजूम जानता हूँ कि जायचा बनाकर सीधा यहाँ आ गया हूँ? मैंने बाकायदा तहकीकात की है। जीरोगिन के मुताल्लिक सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानता और अभी तक कोई शोगरानी तुमसे मिलने नहीं पहुँचा। ये बात भी मुझे मालूम हो चुकी है।
इसलिए लाजिमना वो जीरोगिन तुम्हारे पास मौजूद है। डॉक्टर ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। है नहीं थी, कहो डॉक्टर ट्रूमैन। दरअसल हमारे मुल्क में गुज़िश्ता कई सालों से ऐसी टॉप सीक्रेट चीज़ों और फाइलों के लिए नया निज़ाम बनाया गया है, और इस निज़ाम के मुताबिक ऐसी इजादात और इसके फार्मूले वगैरह पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ X2 की तहवील में रहते हैं। ये जीरोगिन और इसकी फाइल भी X2 के पास पहुंचा दी गई है। अब वो शोगरान तक कैसे पहुंचती है इसका मुझे इल्म नहीं है। बिलाल नकवी ने जवाब दिया। झूठ मत बोलो, साइंसी इजादात से किसी सीक्रेट सर्विस वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं होता। डॉक्टर ट्रूमैन ने होंठ चबाते हुए कहा। दूसरे मुल्कों में नहीं होता होगा, यहाँ है। तुम बेशक मेरी बात की तस्दीक कर सकते हो, बिलाल नकवी ने जवाब दिया। इस X2 का पता बताओ, डॉक्टर ट्रूमैन ने होंठ काटते हुए पूछा। वो पुरस्कार आदमी है, वो किसी के सामने नहीं आता, हत्ता कि हमारे मुल्क के वजीर आजम और सदर तक इससे वाकिफ नहीं है। बिलाल नकवी ने फौरन जवाब देते हुए कहा। तो तुम अब मुझे गुस्स रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। डॉक्टर ट्रूमैन के लहजे में भेड़िए जैसी गुर्राहट नमूदार हो गई। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ने लगा था। ओ नहीं डॉक्टर, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच, बिलाल नकवी ने खौफजदा लहजे में कहा। मुझे लहजे पहचानने में महारत है और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन बात ऐसी कर रहे हो कि कतना नाकाबिल यकीन है। जब वो किसी के सामने नहीं आता तो फिर जीरोगिन इस तक कैसे पहुंच गई? डॉक्टर ट्रूमैन ने गुर्राते हुए पूछा। यहाँ सीक्रेट सर्विस वजारत खारजा के तहत काम करती है और वजारत खारजा के सेक्रेटरी सर सुल्तान इसके इंचार्ज है। मैंने सरकारी तौर पर जीरोगिन सर सुल्तान को दी और उनसे बाकायदा रसीद हासिल की, जो कि मेरे दफ्तर में मौजूद है। तुम चाहो तो सुबह में इसे दिखा भी सकता हूँ, बिलाल नकवी ने जवाब दिया। अब वो बड़े मंजे हुए लहजे में बात कर रहा था। तो क्या सर सुल्तान X2 है? डॉक्टर ट्रूमैन ने जवाब दिया। नहीं, मैंने बताया है कि X2 किसी के सामने नहीं आता और सर सुल्तान भी इसे नहीं जानते। अलबत्ता इसका एक नुमाइंदा अक्सर सर सुल्तान और जरूरत पड़ने पर आला अफसरान से मिलता रहता है। इसका नाम अली इमरान है। वो यहाँ की सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान का बेटा है, और सर अब्दुर्रहमान तो इंतहाई संजीदा आदमी है, जबकि ये अली इमरान हद से ज्यादा मुनहफत, मिसखुरा और अहमक सा नौजवान है। न जाने सर सुल्तान इसे कैसे बर्दाश्त करती है। मुझसे तो एक बार इसकी मुलाकात हुई थी और मैं जो बड़े सब्र और तहम्मुल वाला आदमी मशहूर हूँ, इसकी बातें सुन के गुस्से से पागल हो गया था। बहरहाल मेरा अपना आइडिया है कि शायद ये सर सुल्तान इसी के जरिए X2 से राब्ता कायम करते हैं, और ये भी सिर्फ मेरा अंदाजा है, यकीन नहीं है, क्योंकि सीक्रेट सर्विस से कभी ना ही वास्ता पड़ा है और ना जरूरत। अगर जरूरत पड़े तो हमारे सेक्रेटरी सर राशिद ही राब्ता करते हैं, बिलाल नकवी ने तफसील बताते हुए कहा। फोन उठाओ और सर सुल्तान से बात करो और इससे पूछो कि क्या जीरोगिन और फाइल उनके पास है। और सुनो, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो इस इमरान X2 का सही पता मालूम करके बताओ, डॉक्टर ट्रूमैन ने गुर्राते हुए कहा। मैं बात करता हूँ, हिलाल नकवी ने सर हिलाते हुए कहा, और फिर इसने उठकर ड्राइंग रूम में मौजूद टेलीफोन का रेजबूर उठा लिया और तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। यस, दूसरी तरफ से एक आवाज उभरी। अब डॉक्टर ट्रूमैन इसके सर पे खड़ा था। मैं बिलाल नकवी, अंडर सेक्रेटरी वजारत दिफा बोल रहा हूँ, सर सुल्तान से बात कराएं, बिलाल नकवी ने तेज लहजे में कहा। जी बेहतर, होल ऑन करे, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, और चंद लम्हों बाद रिसीवर पर एक बावकार सी आवाज गूंजी। यस, सुल्तान बोल रहा हूँ। सर सुल्तान? सर, मैं बिलाल नकवी बोल रहा हूँ, हिलाल नकवी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस फरमाएं, इस वक्त कैसे फोन किया? सर सुल्तान का लहजा पहले की तरह बावकार था। सर, वो जीरोगिन के मुताल्लिक अर्ज करना था। इसमें एक टेक्निकल खराबी का इल्म हुआ है। अगर वो आपके पास हो तो मैं इसे वापस लेबॉर्ट्री भिजवा के ठीक करा दूं। बिलाल नकवी ने कहा। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? किस जीरोगिन की बात कर रहे हैं? सर सुल्तान के लहजे में शदीद हैरत थी। सर, वो जीरोगिन जो कल मैंने आपके असिस्टेंट के हवाले सरकारी तौर पर की थी, जिसकी बाकायदा रसीद जारी हुई थी, बिलाल नकवी ने जवाब दिया। अब मुझे नशे में लगते हैं, मुझे किसी जीरोगिन का कोई इल्म नहीं है। सर सुल्तान की इंतहाई गुस्सीली आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। अब बोलो हिलाल नकवी, ट्रूमैन ने गुर्राते हुए कहा। सर सुल्तान बेहद उसूल पसंद आदमी हैं, इसलिए इनकार कर रहे हैं, हिलाल नकवी ने घेले लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। तो फिर इसलिए इमरान से बात करो, मुझे जीरोगिन चाहिए वरना तुम्हारी मौत यकीनी है, ट्रूमैन ने गुर्राते हुए कहा।
मुझे ना इसके फ़ोन नंबर का इल्म है और ना इसके पते का। बिलाल नकवी ने कहा, मुझे हर सूरत में इसका पता चाहिए। डॉक्टर ट्रूमैन ने करख्त लहजे में कहा, ये हकीकत है, मुझे इसके पते का इल्म नहीं है और ना फ़ोन नंबर का। बिलाल नकवी ने कहा, टेलीफोन एक्सचेंज से मालूम करो। डॉक्टर ट्रूमैन ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद कहा और बिलाल नकवी ने सर हिलाते हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और एक्सचेंज के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। और फिर जब इसने अपना झदा बताकर इससे अली इमरान का फ़ोन नंबर पूछा तो ऑपरेटर ने बता दिया, लेकिन इस नंबर पर फ़ोन करने के बाद वहां से जवाब मिला कि इमरान सुबह से गायब है। टेलीफोन एक्सचेंज से इसका पता मालूम करो, ट्रूमैन ने कहा। और हिलाल नकवी ने एक बार फिर टेलीफोन एक्सचेंज टेलीफोन किया और अपना झदा बताकर और इमरान के फ़ोन नंबर बताकर इसका पता मालूम किया तो ऑपरेटर ने बताया कि ये नंबर फ्लैट नंबर 200 किंग रोड में नस्ब है। हो, किंग रोड फ्लैट नंबर 200। अच्छा, शुक्रिया बिलाल नकवी, ताउन का बेहद शुक्रिया, डॉक्टर ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। और दूसरे लम्हे इसका हाथ तेजी से हरकत में आया और बिलाल नकवी चीख मार कर उछलकर सोफे से नीचे जा गिरा। डॉक्टर ट्रूमैन का भरपूर थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा था और ये ज़र्ब इस कदर शदीद थी कि बिलाल नकवी के मुंह में मौजूद सारे ही दांत निकलकर बाहर आ गिरे। इसका गाल फट गया था और इसके साथ ही इसके ज़हन पर तारीक चादर फैलती चली गई।